हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उमाकांत आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो बेसिकली मेरी वीडियो होगी वो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे मेरे सभी साथियों के लिए है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडवर्टीजमेंट 50 की वैकेंसी थी उसका फॉर्म हम सभी ने जुलाई तक तकरीबन फिल कर दिया था और तब से हम लोग सभी लोग बेसब्री से एग्ज़ाम की डेट की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। बट जिस तरीके की खबरें सुनने में आ रही हैं कि नया आयोग बनेगा, उसके माध्यम से एग्ज़ाम होगी। पुराने आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो फरवरी में रिटायर हो गए, इसके अलावा जो और सदस्य हैं वो रिटायर हो गए। तो काफ़ी अड़कने हैं, ये सारी जो खबरें हैं वो बड़ा डिमोटिवेट करती हैं और जो प्रिपरेशन को बहुत ही बाधित करती हैं। तो चूँकि जैसा आप एग्ज़ाम तो होना श्योर है, चूँकि अगर एडवर्टीजमेंट आ चुका है, फॉर्म फिलिंग हो चुका है तो 100% एग्ज़ाम होगा। हाँ, कब होगा एग्ज़ाम, इस बात को लेकर अभी भी आशंका बनी हुई है। लेकिन मेरा जो पर्सनल अनुभव कहता है, मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से एग्ज़ाम के डेट को लेकर हम लोग उतना चिंतित ना रहें। हम लोग अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड तरीके से मेंटेन रखें। चूँकि दो तरीके के एस्पिरेंट हैं जो इसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। एक वो एस्पिरेंट का ग्रुप है जो इस बात को लेकर चिंतित है कि एग्ज़ाम कब होगी। जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उस दिन से वो प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। और एक स्टूडेंट का वो ग्रुप है, एस्पिरेंट का वो ग्रुप है जो इस बात की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को सॉलिड तरीके से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। तो मेरा भी अपना ये विचार है कि एग्ज़ाम जब होना होगा तो होता रहेगा, क्यों ना हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहें और अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से बूस्टअप रखें, ताकि एक सही तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में कंपटीशन कर पाएँ और जो भी हम आपके विजन्स हैं उनको हम सही तरीके से पूरा कर पाएँ। तो उसी सिलसिले में हमने एक प्रैक्टिस सीरीज़, एक MCQ सीरीज़ हमने स्टार्ट करने का एक डिसीजन लिया है। और मेरी कोशिश इसमें होगी कि जितने भी जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, चूँकि सिलेबस बहुत वाइड सिलेबस है और सिलेबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस से लगभग मैच करता है, यानी ऑलमोस्ट तकरीबन 95% से ज़्यादा का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या किया है कि जितना भी सिलेबस है आपका यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको टॉपिक वाइज हमने उसकी क्वेश्चंस की सीरीज प्रिपेयर करी है जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी जो भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, उनके क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या जो यूपीएचएससी में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो उससे दो फायदे मिलेंगे। एक फायदा क्या होगा कि हमारे टॉपिक की क्लियरिटी भी हो जाएगी। भाई टॉपिक वाइज पढ़ने का जो सबसे बेटर एडवांटेज है, सबसे जो अच्छा फायदा है जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक क्या होगा कि हम लोगों का टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा, MCQs की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब टॉपिक क्लियर होने के साथ साथ ये श्योरिटी हो जाएगी कि अगर दूसरा क्वेश्चन उस टॉपिक से बनता है तो ये संभावना रहेगी कि उसको हम लोग ठीक तरीके से कर सकते हैं। तो कई लिहाज से जो ये सीरीज़ होगी वो हेल्पफुल रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि हर लेक्चर में मतलब लेक्चर बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो, और उसमें मतलब भर के क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर लें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक हमने आज चूज़ किया है, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है आपका वो बिजनेस मैनेजमेंट का है। जो आपका सिलेबस के अंदर जो बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कॉमन टॉपिक्स को नहीं उठाएंगे। कॉमन टॉपिक्स मतलब है जो टॉपिक्स हम लोगों के ज़बान पे रहते हैं, उन टॉपिक्स को अभी हम नहीं टच करेंगे। अभी हम थोड़े से वैसे टॉपिक्स को लेंगे जो टॉपिक्स थोड़ा क्रिटिकल होते हैं और क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल्ड में इनसे पूछा जाता है। तो आज की जो टॉपिक्स हैं, जो इस लेक्चर के टॉपिक्स हैं, उसमें परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनामिक, पावर पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, निगोशिएशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कुछ टॉपिक्स हमने इसमें कवर अप करे हैं। करीब इसके 2 से 3 लेक्चर रहेंगे। 2 से 3 लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो कवर हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। तो जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की टेक्निक है वो किसके द्वारा डेवलप की गई। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है एल्टन मियो के द्वारा, दूसरा है पीटर एफ डकर, तीसरा है आपका इरिक बर्ने, चौथा है आपका एडम स्मिथ। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन है आपका इरिक बर्ने।
इरिक बर्ने ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को डेवलप किया हुआ था। एल्टन नियो के बारे में आप सब जानते हैं। एल्टन नियो ने एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, आप सब जानते हो, हॉर्डन एक्सपेरिमेंट। तो जो हॉर्डन एक्सपेरिमेंट है वो 1920 के अंदर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के अंदर है, उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। पीटर एफ टकर को हम लोग क्या मानते हैं? पीटर एफ टकर को हम लोग मानते हैं मॉडर्न फादर ऑफ मैनेजमेंट, और एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पहले से अवगत थे, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअली में जो होता है बेसिकली आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वो क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। देखिए, कहा गया है कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक मेथड है यूज्ड टू एनालाइज दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द कम्युनिकेशन विद अदर्स। यानी सपोज दैट हम किसी अदर पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अदर पर्सन के साथ क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो जब हम वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करते समय हम क्या फील करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना, ये क्या है? बेसिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर जो इरिक बर्ने हैं, इन्होंने क्या किया है? 3 ईगो स्टेट का यहाँ पे डिस्कशन किया है। जो 3 ईगो स्टेट हैं, एक होती जिसे हम बोलते हैं पेरेंट ईगो स्टेट, चाइल्ड ईगो स्टेट और एडल्ट ईगो स्टेट। यानी एक पर्सन अलग अलग स्टेट पे अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन करता है, अलग अलग तरीके से बातचीत करता है। एक बच्चा होगा, तो जब एक बच्चा अपनी चाइल्ड ईगो स्टेट में होता है, तो बहुत बेसिक सी बात है कि जब कोई बच्चा चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर होगा तो उस टाइम उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो ट्रांजैक्शनल होगा, उसमें उसकी कंडीशनिंग कर दी जाती है। एक बच्चे को बचपन में कंडीशनिंग कर दी जाती है कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये काम नहीं करना। तो वो क्या करता है? उस समय वो कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। जब वही बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसकी अपनी जो सोच होती है वो डेवलप हो जाती है, और जब वही पेरेंट हो जाता है तो उसकी सोच आपकी और ब्रॉडअप हो जाती है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि इन्होंने 3 स्टेजेस डिस्कस करी हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपके पास स्टेजेस दे रखी हैं ग्रुप डेवलपमेंट की, यानी सेलेक्ट द 4 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास 6 स्टेजेस हैं। पहला है फॉर्मिंग, दूसरा स्टॉर्मिंग, तीसरा है डिस्कसिंग, नॉर्मिंग, वार्निंग एंड परफॉर्मिंग। तो देखिए, इस टॉपिक को मैं ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो ग्रुप डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया है टकमैन साहब ने। किसने दिया है? टकमैन ने। टकमैन ने क्या किया हुआ है कि ये ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं। तो इस स्टेजेस को मैंने एक ट्रिक से इसको बनाया है, और वो उससे आप आसानी से आप भी याद कर सकते हो। तो इसकी ट्रिक क्या है कि ग्रुप डेवलपमेंट के चक्कर में टकमैन का फंस गया एनपीए। अब देखिए, ये ट्रिक कैसे आपको याद कराती है। देखिए, फंस गया को आप एफ और एस मानेंगे। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फॉर्मिंग, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्टॉर्मिंग। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मिंग। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है परफॉर्मिंग। और ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एडजॉर्निंग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सीक्वेंसिंग बैठा लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या, नंबर 1 पे क्या आएगा? नंबर 1 पे आएगा फॉर्मिंग। नंबर 2 पे क्या आएगा? नंबर 2 पे आएगा स्टॉर्मिंग। नंबर 3 पे क्या आएगा? नंबर 3 पे आएगा आपका कौन सा? एन। एन का मतलब नॉर्मिंग, यानी ये। और फिर क्या आएगा? परफॉर्मिंग। तो परफॉर्मिंग कौन सा है? 6 नंबर पे। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6 हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है, गिवन ऑप्शंस में से हमें मिल रहा है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, 6 ऑप्शन डी में। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मेरे ख्याल से ये जो ट्रिक है आपके हेल्पफुल रहेगी, और आसानी से आप इस टॉपिक को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब एक चार्ट के थ्रू इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग।
क्या क्या मतलब होता है इसको भी एक नज़र में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, द फॉर्मिंग स्टेज अकर्स व्हेन द टीम मेंबर फर्स्ट कम टुगेदर एज अ टीम। सबसे पहले जब टीम मेंबर आपस में मिलते हैं और एक टीम बनाने का निर्णय लेते हैं, टीम बनाने का डिसीजन लेते हैं, तो वो होता है फॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या मतलब क्या है? ड्यूरिंग द स्टॉर्मिंग स्टेज टीम डिस्कवर टीम वर्क इज मोर डिफिकल्ट देन दे एक्सपेक्टेड। यानी जो टीम वर्क है उनको ऐसा लगता है कि टीम वर्क जैसे जितना आसान वो सोचते थे उससे जब डिफिकल्ट लगने लगता है तो वहां पे स्टॉर्मिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मिंग क्या है? नॉर्मिंग स्टेज बिगन्स एज द टीम मूव्स बियॉन्ड द स्टॉर्मिंग। जैसे आप स्टॉर्मिंग से आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है? नॉर्मिंग। देन क्या होगा? परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब आप एक्चुअल जो आपके ग्रुप का पर्पस है उसको क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट क्या होगा? एडजॉर्निंग। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था, आप इसको समझ गए होंगे। आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, इट इज अ मेंटल कंडीशन और एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच आर डिटरमाइंड देयर विलिंगनेस टू कोऑपरेट। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये डिटरमाइंड एक्चुअली होना चाहिए। चलिए, तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला है जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, जॉब एडवांसमेंट एंड मोरल। देखिए, अपनी प्रैक्टिस के तौर पे आप अपना ऑप्शंस भी इसमें से सोच लीजिए कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? कहा गया है मेंटल कंडीशन और एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप विच डिटरमाइन विलिंगनेस टू कोऑपरेट। कोऑपरेट की बात करी गई है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन का कोऑपरेट से कोई मतलब नहीं हो सकता, ना कोई मोटिवेशन का मतलब होगा, ना जॉब एडवांसमेंट का। मोरल जो है आपका, ये जॉब कोऑपरेशन से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से आप कोऑपरेट करेंगे ये आपकी मोरल बेसिकली ट्रेट है, ना कि आपकी मोटिवेशन या जॉब एडवांसमेंट है। तो यहाँ पे फिलहाल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 आपसे कहता है कि हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। यानी कि हाई मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी दोनों क्या करते हैं? दोनों गो हैंड इन हैंड का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे वर्कर डू नॉट हैव देयर ओन बेस। वर्कर डू नॉट हैव देयर ओन बेस फॉर रिलीफ फ्रॉम फैटिग्यू एंड मोनोटोनी। यानी वर्कर के पास अपना कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी थकान से मतलब रेस्ट ले सकें। तो ऐसा तो फिलहाल नहीं होता है, ये ऑप्शन तो आपका कट गया। लेकिन पहला ऑप्शन आपका जो है वो, अगर आप पहले वाले ऑप्शंस को देखें तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। यानी हाई अगर मोरल होगा तो हाई प्रोडक्टिविटी होगा, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ऐसा 100% जरूरी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस दोनों कट जाते हैं आपके, यानी ये वाला ऑप्शंस भी आपका क्या है मतलब कट जाता है। दोनों ऑप्शंस कैसे हैं? फॉल्स स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन 4 आपसे जो है वो मैचिंग का सवाल है, इजिली मैच कर सकते हैं। देखिए, तो हम मैचिंग की एक अपनी स्ट्रेटजी है, सभी आप सब समझते हैं। मैचिंग में हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कौन सा इसमें का जो ऑप्शन है जो हम इजिली मैच करा पा रहे हैं, पहले हम उसको देखेंगे। तो अगर मैं इसे समझूं तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया? लोगों के ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिया। चेंजेस इन ऑक्यूपेशन। आप अगर ध्यान करिए तो हम लोगों के बचपने में पीसीओ हुआ करते थे, जहां से हम लोग क्या करते थे? टेलीफोन के माध्यम से बातचीत किया करते थे। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, पीसीओ क्या हो गए? खत्म हो गए, वहां पे नई दुकानें खुल गई। तो टेक्नोलॉजी ने लोगों के ऑक्यूपेशन को चेंज कर दिया। वैसे तो बी का 4 और बी का 4 आपको डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो एक ही देखिए ऑप्शन से आपका क्वेश्चन बन गया, बट फिर भी हम एक मैच कर लेते हैं। तो ए का 3rd होगा। ग्रीवेंसेस का मतलब हो गया इंडेक्स ऑफ लो मोरल। जब आपका लो मोरल होगा तब आप डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में होंगे, तब आपको ग्रीवेंस, तो वो ग्रीवेंस की सिचुएशन होगी। सी का आपका 2nd है। एडजस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब जब टेक्नोलॉजी के साथ आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आपकी वो क्या है? इफेक्टिव प्लानिंग। जैसे टेक्नोलॉजी आप नहीं अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए क्या होगा? इफेक्टिव होगा। और मोरल इंप्रूवमेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट शेयरिंग। तो फिलहाल इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए 6 को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट इज अ टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। यानी फंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसा कॉन्फ्लिक्ट है? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर कहा गया है पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला ऑप्शन तो
सही है, क्योंकि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आएगा, एक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आएगा, सही है। और पॉलिटिक्स इज अ काइंड ऑफ इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट, तो पॉलिटिक्स जो है इमरजेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन भी आपका दिसंबर 2014 के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बेसिकली उसको वो क्या है, यानी कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पर पार्टी के जो एफर्ट्स होते हैं वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं, यानी आप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक प्रीडिटरमाइंड गोल को पूरा करने के लिए आप वर्क करते हैं। तो ऐसा काम कहाँ पे होता है, फॉर्मल काम कहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली इसका और फंक्शनल का जो होगा वो इंस्टीट्यूशनल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। फिर पूछा गया है फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फॉर्मल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर्मल काम कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं कहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका तो आपको सीधा जवाब मिल गया कि भाई फॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब हम आते हैं गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। गोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आपके पास कई तरीके के आपने गोल सेट किए हैं, यानी आपने डिफरेंट गोल सेट किए हैं। मैं एक इस पर एग्जाम्पल लेता हूँ एक स्टूडेंट का। आपको क्या करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, ठीक है। गलती से आपने बचपने में मतलब कि थोड़ा सा पहले आपने बीएड किया था, तो आप क्या करते हैं टीजीटी, पीजीटी और बच्चों वाली भर्ती जिसे हम लोग बोलते हैं 1 to 5th, उसमें भी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कभी आपने बैंकिंग की भी प्रिपरेशन करी थी और देर सवेर रात में आपके पास आईएएस बीसीएस के भी सपने आ जाते हैं। अब आपने कितने गोल सेट कर रखे हैं, 4-5। तो जब 4-5 गोल सेट करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होगा ही ना। तो यानी गोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जब आपके पास कई डिफरेंट गोल्स होते हैं तो वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दिस इज कॉल्ड गोल कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरीके से रोल का मतलब है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्ले करने हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म करनी है। तो उस केस में आप बड़ा फ्रस्ट्रेट रहेंगे कि भाई कौन सा रोल हमारे लिए परफेक्ट होगा, तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। इसमें ग्रीवेंसेस के संबंध में कौन सा पॉइंट नहीं सही है, तो यहाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करके देखते हैं। ग्रीवेंसेस इज अ साइन ऑफ एम्प्लॉय डिसकंटेंट विद द जॉब और इट्स नेचर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ग्रीवेंसेस प्रोवाइड अ डाउनवर्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये ऑप्शंस अभी बिल्कुल टिक करने लायक है, पहले और देख लेते हैं। ग्रीवेंसेस अराइज ओनली व्हेन एन एम्प्लॉय फील दैट इनजस्टिस हैज डन टू हिम, बिल्कुल सही है। इनजस्टिस होगा तभी ग्रीवेंस फील होगा, और इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, ये भी सही है। इसका बी ऑप्शन सही नहीं है, ये डाउनवर्ड नहीं होता है, बेसिकली चैनल इसका डाउनवर्ड नहीं, इसका अपवर्ड होता है। तो फिलहाल इसका बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्रीवेंसेस के बारे में यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। ग्रीवेंसेस क्या है, बेसिकली ग्रीवेंसेस इज कंसर्न अ प्रॉब्लम और कंप्लेंट दैट एम्प्लॉय हैज अबाउट देयर वर्क। एक एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है या कोई कंप्लेन है उसके वर्क प्लेस को लेके, जहाँ पे वो काम करता है उसको लेके, मैनेजमेंट से दिक्कत हो सकती है या किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड है, या उसको ऐसा लग रहा है कि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे उसे ग्रीवेंसेस की आवश्यकता, मतलब वो ग्रीवेंसेस की सिचुएशन होगी। अब आते हैं, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने की इसमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है, ये ध्यान रखना। तो कॉग्निटिव थेरेपी बिल्कुल होता है। जॉब इनरिचमेंट में देखिए, अगर आप स्ट्रेस है और आपकी जॉब इनरिच हो जाए, जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बढ़ा दिया जाता है और आपकी सैलरीज को भी बढ़ा दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। एक होता है जॉब इनलार्जमेंट। तो जॉब इनलार्जमेंट में क्या होता है कि आपकी पोस्ट तो बढ़ा दी गई लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। यहाँ पे क्या होता है, इसलिए इसकी जॉब इनलार्जमेंट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी जॉब भी बढ़ती है, मतलब आपकी पोजीशन भी बढ़ गई, सैलरी भी बढ़ गई। तो अगर सैलरी बढ़ेगी तो एक आदमी का स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा। नेटवर्किंग आपकी मतलब कनेक्टिविटी लोगों से है, आप बहुत सारे लोगों से संपर्क करते हैं, आपके पास नेटवर्क है। नेटवर्क समझ मतलब मोबाइल नेटवर्क की बात नहीं हो रही, नेटवर्क का मतलब यहाँ पे आपकी लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी है, तो वो भी आपकी स्ट्रेस को कम करेगी। तो रस्ट आउट इसमें फिलहाल कोई मेथड नहीं होता है स्ट्रेस को कम करने का, तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर जो थेरेपी है क्या होती है। ये बेसिकली एक ट्रीटमेंट अप्रोच है
जो आपके नेगेटिव और जो आपके जो कह सकते हैं नेगेटिविटी थॉट्स होते हैं आपके बिहेवियर में, उनको ये कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक थेरेपी है जो बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से मैकेनिज्म है मैनेजिंग स्ट्रेस के कुछ सारे, मतलब कौन कौन से काम करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग, लिसनिंग, आप अपने पसंदीदा शो वगैरह देख सकते हैं, आप अपना ख्याल करें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर ब्रेक लें, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है, मेडिटेशन करना है, हेल्दी खाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, दूसरों से बातचीत भी करनी है, कनेक्टिविटी मतलब थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह नेटवर्किंग, मतलब नेटवर्क लोगों के साथ आपको कनेक्ट रहना है। ड्रग्स वगैरह अवॉइड करें, आप एल्कोहल अवॉइड करें। 30 सबसे क्या होगा, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10, यहाँ कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ द टीम बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ईच पर्सन पजेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कौन सी अप्रोच कहती है कि एक पर्सन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो गिवन ऑप्शंस में आपका जो आपका गेस्टाल्ट अप्रोच है ये इसका सही जवाब है। ये अप्रोच बताती है कि एक पर्सन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी हैं कि ये अप्रोच बेसिकली बिलीव करती है कि पर्सन फंक्शंस एज अ होल टोटल ऑर्गेनाइजेशन, एक फंक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली क्या करता है, काम करता है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जो एक पर्सन होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, तो हम आपको अगर कोई थोड़ी सी चीज़ मिल जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, उसको लेकर बड़ा परेशान हो जाते हैं और हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग हमसे डिमांड करते हैं, दूसरे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनको लेकर क्या होते हैं कि उसी पीछे लगे रहते हैं। तो उसको क्या करना, कम करना, अवेयरनेस बढ़ाना, इंटीग्रेशन और ऑथेंटिसिटी, बिहेवियर चेंज करने के लिए सारे काम करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, कम टू टर्म विद वन सेल्फ, यानी आपको अपने आप को भी ध्यान में रखना है और उसको समझना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिकली इसको स्पष्ट करने के लिए दिए गए हैं। खैर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स टू ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को लीड करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहला है एग्रीमेंट ऑन ग्रुप गोल, बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका हाई इंट्रा ग्रुप कंपटीशन। देखिए ग्रुप कंपटीशन होगी तो कोहेसिवनेस नहीं होगा। कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि एक ग्रुप के प्रति आपका जुड़ाव कैसा है, लगाव कैसा। आप एक मान लीजिए ग्रुप के मेंबर हैं तो आपके ग्रुप के साथ कनेक्टिविटी कैसी है, आपकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है, दिस इज ग्रुप कोहेसिवनेस। तो अगर आपस में कंपटीशन होगी तो बॉन्डिंग आपकी मजबूत नहीं होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद है फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन ऑफ मेंबर। अगर मेंबर के साथ इंटरेक्शन होगा तो बिल्कुल ग्रुप कोहेसिवनेस होगा। और पर्सनल अट्रैक्टिवनेस होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी बेनिफिशियल होगा। तो ACD आपका जो है ऑप्शन सी के अंदर है, यानी थर्ड के अंदर है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट भी दिया गया है कि ग्रुप कोहेसिवनेस क्या है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ग्रुप या जो हमारे मेंबर ऑफ ग्रुप हैं उनके साथ हम किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से हमारा उनके साथ बाउंडिंग्स हैं, ये बेसिकली उनको बताता है। और इसके जो 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, सोशल रिलेशन, टास्क रिलेशन, परसीव्ड यूनिटी एंड इमोशंस। कुछ नीचे यहाँ पे फैक्टर दिए गए हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को प्रभावित करते हैं। अगर ये चीज़ें होंगी तो आपकी जो बाउंडिंग होगी वो मजबूत नहीं होगी, कमजोर पड़ेगी। जैसे कि कंपटीशन, इंटरडिपेंडेंसी, साइज, होमोजेनिटी, स्टेबिलिटी, लोकेशन, स्टेटस, लीडरशिप एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्रुप कोहेसिवनेस को क्या करती हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट करने का काम करती हैं। यानी कि इससे ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होता है, कम होता है, ना कि बढ़ता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन दे रखा उसमें कंपटीशन वाला ऑप्शन जो था आपका क्या हो गया था, एलिमिनेट हो गया था। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाला ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट इसीलिए हो गया क्योंकि ये अफेक्ट है, ना कि लीड करता है। क्वेश्चन 12 की तरफ चलेंगे हम लोग। 12 क्वेश्चन जो है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एक डायमेंशन है किसमें कि कल्चरल जो डिफरेंसेस की डायमेंशंस है, जो कि ग्रिड हॉट ऑफ स्टेप के द्वारा दिया गया है। फिर कहा गया है रीजन में कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज द एक्सटेंट टू विच पीपल फील थ्रेटेड बाय द एम्बिगुअस सिचुएशंस। यानी कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जो है वो बताता है, ये लोग मतलब जो आपकी सिचुएशंस होती हैं एम्बिगुअस,
उनसे आपको थोड़ा सा क्या करता है कि उनसे आपको दिक्कत देता है। आप उनसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप बेसिकली रूल्स बना सकते हैं या कुछ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप क्या करें, उसे अवॉइड कर सकें। तो इसमें दोनों चीज़ सही हैं। हॉट स्टेट के जो 6 डायमेंशंस हैं उनमें आपका ये बेसिकली अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस आता है और उसका यही सही एक्सप्लेनेशन है। तो फिलहाल सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फटाफट हम देख लेते हैं कौन सी इनकी 6 डायमेंशंस हैं। तो जो 6 डायमेंशंस हैं उनमें पहली डायमेंशन है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, दूसरा है कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म, तीसरी है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, चौथा है फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, रेस्ट्रेंट वर्सेस इंटेलिजेंस। ये पावर डिस्टेंस जो है रिपीट हो गया है, 6 इसमें है, 7 नहीं है ये। ठीक है, अब मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये। देखिए, तो इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लियर रहे। देखिए, पावर इंडेक्स बेसिकली क्या बताता है, इन्होंने क्या किया, ये जो ग्रीफ हॉटस्टेक मॉडल है, इसमें एक इंडेक्सिंग करी गई। जैसे मान लीजिए आप एक स्केल बना लीजिए इस तरीके से, और स्केल में एक जो है ये लो स्केल है और ये क्या है, एक हाई है। तो इन्होंने जो 6 मतलब डायमेंशन दिए इसमें लो और हाई करके इन्होंने बताया है। तो बस हमें उसी चीज़ को समझना है कि क्या चीज़ है। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स क्या बताता है, जो लोग हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स यानी जो हाई पावर मतलब ये वाली जो एरिया हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स बेसिकली बताती है कि जो लोग होते हैं उनको कल्चरल डिफरेंसेस बहुत पसंद होते हैं, यानी पावर डिफरेंसेस पसंद होते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी को फोकस करते हैं, रैंकिंग को फोकस करते हैं, अथॉरिटीज पर बेसिकली फोकस करते हैं। लेकिन जो लो पावर इंडेक्स वाले हैं मतलब जो वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि सब एक समान हो, चीज़ें कैसी हो, डिसेंट्रलाइज हो और डिसीजन मेकिंग में सबको हिस्सेदारी दी जाए, सबके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसी तरीके से इंडिविजुअलिज्म जो है वो फोकस क्या करता है, वो फोकस करता है कि आप पर्सनल गोल को अचीव करें, ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखें। यानी वो आई पर फोकस करता है, मैं की भावना जो है इसके अंदर होती है। और जो आपका कलेक्टिविज्म है उसके अंदर हम की भावना, यानी यहाँ पर क्या होता है कि सब जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उस पर काम किया जाता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब है कि फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो जो आपके हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हैं वो लोग क्या करते हैं कि उन चेंजेस से बचने के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं ताकि वो क्या करें, उस रिस्क को अवॉइड कर सकें। लेकिन जो लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है वो लोग होते हैं वो ओपन होते हैं और वो बहुत रिलैक्स रूल बनाते हैं, रिलैक्स होते हैं, रेगुलेशंस को भी कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। वो उनके अंदर रिस्क टेकिंग की एबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात कर लेते हैं। तो मैस्कुलिनिटी का यहाँ मतलब क्या है कि ये जो होते हैं बेसिकली मटेरियल अचीवमेंट पे काम करते हैं, अपनी वेल्थ बिल्डिंग पर काम करते हैं। और जो फेमिनिटी होती है, जो फेमिनिटी है वो बेसिकली क्या है कि वो वेल्थ बिल्डिंग पर नहीं काम करते हैं, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर काम करते हैं और किस तरीके से बेहतर तरीके से जीवन जिया जाए उस पर काम करते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लोग हैं ये शॉर्ट सक्सेस के पीछे नहीं भागते हैं। इनकी कोशिश क्या होती है कि ये सक्सेस जो अचीव करें वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और बहुत ही परसिस्टेंस तरीके से, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही आराम से काम करने वाले होते हैं। और शॉर्ट टर्म जो होता है वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी वाले लोग होते हैं जो बहुत जल्दी इनको सक्सेस लेनी होती है। इसी तरीके से इंटेलिजेंस एंड रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हैं, सोसाइटी के चक्कर नहीं पड़ते हैं कि सोसाइटी के लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जो रेस्ट्रेंट लोग होते हैं ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय तो करते हैं लेकिन सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 12 का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 13 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी दैट अकर्स व्हेन पीपल रिसीव इंफॉर्मेशन इनकम्पैटिबल विद देयर वैल्यू सिस्टम एंड प्रियोर डिसीजन टू नॉलेज। ये कहा गया है कि एक पर्सन का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है और वैल्यू सिस्टम के हिसाब से उसके पास इंफॉर्मेशन होती हैं, चीज़ें होती हैं। अब उसे कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई जो उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से मिसमैच कर रही है, जिसकी वजह से वो पर्सन क्या है, डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में चला गया। यानी कि किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव किया वो इंफॉर्मेशन उसके वैल्यू सिस्टम से क्या कर रही है, मिसमैच कर रही है। यानी कि तो वो सिचुएशन को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक एग्जांपल से हम समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे
मान लीजिए हम आपको बचपन से सिखाया गया है कि भाई जब हम कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज के लिए अगर घर से निकले तो हमें कॉलेज ही जाना है, बंक करके मूवी नहीं देखना है। ये हमारा वैल्यू सिस्टम, ये चीज़ फीड हो चुकी है। अब कोई फ्रेंड आपसे आया कि भैया हम टिकट लेके आए हैं पठान मूवी के, चलो देखते हैं चल के, ठीक है, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, हरामखोरी आपके दिमाग में चालू हो गई। अब आप, लेकिन फिर भी आपका वैल्यू सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, आप सोच रहे हैं यार नहीं, घर पे तो कहा गया था नहीं मूवी देखने नहीं जाएंगे पीछे कॉलेज के टाइम पे। अब देखिए आप डिसकम्फर्ट की पोजीशन में आ गए, यानी कि वैल्यू सिस्टम कुछ और बताता है और इन्फॉर्मेशन कुछ और बताती है। सो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है थ्योरेटिकली, बाकी मैंने चीज़ आपको बता दी, मेक श्योर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए, अ पर्सन डिस्टिंग्विश साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड इंड्यूरिंग रिस्पॉन्सेस टू हिज और हर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। पर्सनालिटी जो होती है आपकी एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको इन्वायरमेंट के प्रति, इन्वायरमेंट में कैसे आप बिहेव करते हैं उसके बारे में बताती हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज की लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। देखिए, इसमें कहा गया है कि चूज द करेक्ट कोड फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो। एक आपका टी ग्रुप के बारे में है और एक आपका सेंसिटिव ट्रेनिंग के बारे में है। तो 3 स्टेटमेंट है। पहला कहा गया है कि टी ग्रुप एंड सेंसिटिव ट्रेनिंग आर नॉट द सेम। दोनों क्या कहा गया है कि दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक। दूसरी बात, टी ग्रुप ट्रेनिंग, टी ग्रुप पार्टिसिपेंट belongs to diverse group and may not be familiar with each other। और तीसरी बात है, टी ग्रुप ट्रेनिंग सेशंस आर वेल स्ट्रक्चर्ड। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको कंसेप्ट को जब समझ पाएंगे तभी इसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है। तो फटाफट पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, टी ग्रुप के बारे में कहा गया है कि टी ग्रुप ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है। इसमें आमतौर पे 8 से 14 लोग होते हैं, मतलब थोड़ा सा कम लोग होते हैं। तो जब कम लोग होंगे तो उनके आपस में अच्छे एक्सपीरियंस भी होंगे, आपस में उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो इस लिहाज से देखें तो इसका दूसरा ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि मे नॉट फैमिलियर, तो फैमिलियर तो होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब देखेंगे, सेंसिटिव ट्रेनिंग एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है इन विच इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरेक्शन आर यूज्ड टू इंक्रीज द इंडिविजुअल अवेयरनेस और सेल्फ एंड अदर्स। तो ये सेंसिटिव ट्रेनिंग जो है साइकोलॉजिकल है, जिसमें एक इंटेंसिव ग्रुप होता है और इंटरेक्शन बिल्कुल जो होता है ताकि अवेयरनेस आपकी बढ़े। इट इज प्रैक्टिस इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स सच एज टी ग्रुप। तो टी ग्रुप और सेंसिटिव क्या है, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखें तो इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया और थर्ड भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो होंगे आपके करेक्ट होंगे, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें सही जवाब कौन सा होना चाहिए, पहले वाले में है कि फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जवाब के हिसाब से तो ऑप्शन सही नहीं मैच कर रहा है, इसका मतलब है कुछ गलती हो रही है, वापस से इसको चेक कर लिया जाए। देखिए, सेकंड तो आपका गलत हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मे नॉट बी फैमिलियर। तो अगर 8 से 14 लोग होंगे तो फिर फैमिलियर तो आप रहेंगे ना। अगर 8 से 14 लोग हैं तो जाहिर सी बात है आप फैमिलियर तो रहेंगे ग्रुप के साथ। तो ये ऑप्शन तो कट गया। तो सेकंड जिसमें है, सेकंड जिसमें है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे भी सेकंड है, तो इस हिसाब से तो सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं। बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को देखिए चेक कर लेता हूँ अभी, जो दिए गए ऑप्शन हैं उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। तो मे भी शायद इसमें कुछ कमी हो सकती है। तो चलिए खैर, आप लोग अपना कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी जब मैं नेक्स्ट इस सीरीज का क्वेश्चन देखूंगा तो एक बार मैं इसको प्रॉपर एनालाइज करने के बाद इसका जो करेक्ट जवाब है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो में किसी क्वेश्चंस में कोई आपको करेक्शन लगता है, कहीं पर कोई चेंजेस लगते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को मेंशन करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसके अंदर उस चीज़ को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये जो चैनल है या जो ये सीरीज़ है आपके लिए हेल्पफुल होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहे आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो आप इन लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।